नमस्कार, नमस्कार, मैं राम्या मैं आर्य, राम्या आर्य, केंद्रीय विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग में हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हमारे साथ प्रोफेसर हर्षवर्धन शर्मा सर हैं, जो कि इस विषय में हिमाचल कला संस्कृत भाषा अकेडमी में हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। और आज का विषय है हिमाचल में कला का विकास एवं संभावनाएं, जो कि हमने विषय था हिमाचली कला का विकास और संभावनाएं। उसके साथ ही हमने ये लिखा है कि हिमाचल में कला की विकास और संभावनाएं। इस पे हम प्रोफेसर सर के साथ चर्चा करेंगे। इस मैं आभार प्रकट करती हूँ हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकेडमी का और उनके सचिव का कि उन्होंने हमें इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया है। हिमाचल की पहाड़ी कला का भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल के कई स्थान जैसे गुलेर, कांगड़ा, बसौली अपनी लघु चित्र शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मिनिएचर आर्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान युग में ये मिनिएचर शैली क्लासिकल युग में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के बाद हिमाचली चित्र शैली का सुनहरा दौर अपने पतन की ओर चला गया, उसका दौर कम होता गया। और आज के दौर में भारत में चल रहे कला परिदृश्य में हो रहे बदलाव में हिमाचल कला की क्या स्थिति है, इस विषय पर हम आगे सर से चर्चा करेंगे। प्रोफेसर हर्षवर्धन शर्मा सर ये अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में डायरेक्टर और डीन की उपाधि पे हैं और आप दृश्य कला विभाग के एचओडी के पद पर हैं। आपने शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से पेंटिंग का डिप्लोमा किया है और वर्तमान में आप एनजीएमए के एडवाइजरी बोर्ड में है। और सर हम आपसे ये आपका स्वागत करते हैं इस डिस्कशन में और एक वार्तालाप चर्चा में। सर आपने जैसे कि शांति निकेतन विश्व भारती से मीन्स आपने पढ़ाई की है, तो आपके कुछ कलात्मक वहाँ के क्षण हमारे साथ कुछ साझा करेंगे जिसके आपके कला जीवन पे उसका प्रभाव पड़ा हो, तो आप हमारे साथ कुछ साझा करें इस विषय पे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हिमाचल प्रदेश कला सांस्कृतिक और भाषा अकादमी का, जिन्होंने ये एक अच्छी डिस्कशन का मौका दिया, एक अच्छे समय पे भी, क्योंकि ये समय हिमाचल के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि कला की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो ध्यान दे रहा है। और काफ़ी सारे कार्य जो है कला के चल रहे हैं, तो भाषा अकेडमी भी उसमें से एक है, जिसकी स्थापना और जिस तरह से ये सब लोग मिलके इसे आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। और कला, जब हम कला की बात करते हैं, मिनिएचर की बात करते हैं, तो हिमाचल का स्थान एक अलग रहा है एक समय पे। कांगड़ा मिनिएचर जो है वो वर्ल्ड फेमस है और इसे क्लासिकल पीरियड ऑफ मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। गुप्ता पीरियड के बाद जिसे क्लासिकल पीरियड कहा जाता था, वो स्कल्पचर के लिए क्लासिकल था, लेकिन चित्रकला के लिए क्लासिकल पीरियड कांगड़ा मिनिएचर ही रहा। भले ही हिमाचल में कितने भी स्कूल थे, लेकिन कांगड़ा का ही एक अपनी जगह रही, अलग जगह रही। अपने आप में सारे के सारे स्कूल इम्पोर्टेंट थे, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई भी उसमें कम इम्पोर्टेंट था, लेकिन बहुत सारे कला साहित्यकार जो हैं उन्होंने कांगड़ा की कला को एक अलग ही स्थान दिया। ये तो थी पास्ट की बात। और शुरुआत के दिनों में जब पूरे भारत में कला के कॉलेज वगैरह स्थापित हो रहे थे, तो उस समय जो मिनिएचर थी उसमें से क्या क्या लिया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, ये हर जगह किया गया। मैं अगर शांति निकेतन की बात करूं, मैं बड़ौदा की बात करूं, बड़ौदा से जो स्टूडेंट्स निकले वो पास्ट को साथ लेके चलते थे। शांति निकेतन में तो पूरा का पूरा एक सिस्टम ही था
जो पास्ट को जो है वो उसको कंटेम्प्रेरी में आज के दौर के साथ लेके चलते थे। नंदलाल बोस हो, के जी सुब्रमण्यन हो, विनोद बिहारी मुखर्जी हो, इन सब ने पास्ट को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। और आज जब हम यहाँ की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, तो यहाँ शायद बहुत सारे कलाकार हैं जो मिनिएचर को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी करने को हम आर्ट नहीं कह सकते, वो अपनी जगह नहीं बना सकता। पास्ट हमारा अगर बहुत ही रिच था तो आज भी हमारा जो है वो रिच होना चाहिए। वो संभावनाएं अनेक हैं हिमाचल के अंदर, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। मैं पिछले 1 साल से यहाँ हूँ। कला डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश हम करने जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसमें जो हिमाचल के बच्चे हमारे पास आए हैं, उनको सिर्फ दिशा देने की जरूरत है। उनमें किसी भी तरह की उत्साह की, स्किल की, या जब हम संयोजन की बात करते हैं उसमें कोई कमी नहीं, सिर्फ दिशा। मैं उसे हो सकता है मैं कहीं पे गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ जो भी कलाकार काम कर रहे हैं, जो लोग मिनिएचर को ट्रेसिंग करके करते हैं, वो अपनी ड्राइंग स्किल्स को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम अगर हिमाचल को राजस्थान के साथ कंपेयर करें, राजस्थान में कला, उनका पास्ट और उनका प्रेजेंट दोनों ही रिच है, आज भी रिच है। वो मिनिएचर को लेके भी चल रहे हैं। उन्होंने मटेरियल डेवलप किए राजस्थान में पूरी तरह से, वो अलग तरह के ब्रशेस मिनिएचर के लिए बनाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम मिनिएचर करें या ना करें, मिनिएचर करें, लेकिन उसमें भी एक ओरिजिनलिटी हो, उसमें आज की बात भी हो। सिर्फ पास्ट को लेके जो है वो पास्ट को लेके भी नहीं चल रहे हैं, हम उसे कॉपी कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। जब मैं कह रहा हूँ कि संभावनाएं अपार है, यहाँ ये दूसरा आर्ट का डिपार्टमेंट खुला है, या एक शिमला में ऑलरेडी है, लेकिन जब हमें पूरे देश के साथ अपने आर्टिस्टों को खड़ा करना होगा, हिमाचल के आर्टिस्टों को खड़ा करना होगा, उनकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। वो अपनी अपना, जिसे हम विरासत कहते हैं, विरासत और आज की जो समकालीनता है, समकालीन कला है, इन दोनों में सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। इन दोनों को आगे लेके सर हमके कंटेम्प्रेरी आर्ट या समकालीन आर्ट का हिमाचल में क्या भविष्य है? लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशा की जरूरत है। दिशा शायद कहीं पे पिछले कुछ सालों में उतना ही फोकस नहीं रही है जितनी रहनी चाहिए थी। यानी अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी स्टेट के साथ हिमाचल को, हिमाचल का अपना एक अस्तित्व है, और उस अस्तित्व को ही हमें पूरे पूरे विश्व में जो है उजागर भी करना है। जब मैं कहता हूँ कि संभावनाएं अपार है, तो मैं यहाँ के जो यंग जनरेशन है मैं उसकी बात करता हूँ। उनको सिर्फ दिशा की जरूरत है, और भाषा कला अकादमी, हिमाचल प्रदेश भाषा कला अकादमी इसमें एक अहम रोल निभाने वाली, जो मैं समझ रहा हूँ। और हम लोग यहाँ आए हैं और यही काम करने के लिए हम आए हैं कि इसका ड्यू जो है, इसके कलाकार जिनमें अपार संभावनाएं हैं, स्किल की भी कोई कमी मुझे दिख नहीं रही है। जो पिछले 1 साल से जो हमारे पास स्टूडेंट आए हैं, 1 साल के अंदर उनकी जो प्रोग्रेस अगर हम देखें तो शायद ज्यादा है। जितने समय में उन्होंने जो स्किल दिखाए हैं वो बहुत ज्यादा है। मैंने इस तरह की डेवलपमेंट जो है और कहीं देखी नहीं। और मैं सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय के कला विभाग की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा शिमला में भी जो लोग हैं, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास भी किए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। उसमें 2-4 आर्टिस्ट यहाँ जो रिनोन्ड है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नंदलाल जी भी उसमें एक है, सुरेश भी है,
और भी 2-3 लोग मैंने देखे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये गिनती सैकड़ों में होनी चाहिए थी, हजारों में होनी चाहिए थी, क्योंकि अ, हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग हुए काफी समय हो गया है। मैं मानता हूँ शुरुआत में जो कला है वो प्रायोरिटी नहीं रहती किसी भी गवर्नमेंट की, लेकिन अब समय हो गया है कि अब हम इस पे ध्यान दें, क्योंकि कलाकार जो है वो स्टेट का भविष्य है, वो स्टेट की हिस्ट्री लिखता है। और अगर कांगड़ा हो या गुलेर हो, चंबा हो, इन जगहों के कलाकारों ने काम नहीं किया होता तो आज हम कैसे पहचानते इन शहरों के नाम, इन जगहों के नाम, क्योंकि आर्टिस्टों ने भरपूर कंट्रीब्यूट किया है उसमें, और इसी वजह से वो हिस्ट्री बने हैं, वो जगह हिस्ट्री बन गई। और आज हमें एक नई हिस्ट्री लिखने की भी जरूरत है, क्योंकि सिर्फ हम पास्ट को घिसते रहें उससे वो चलेगा नहीं। उस समय की जरूरतें अलग थी, आज की जरूरतें अलग हैं। और किसी भी तरीके से मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि मुझे कोई कमी दिखती नहीं है संभावनाओं की। संभावनाएं अपार है यहाँ पे, सिर्फ दिशा उनको देने की जरूरत है। उन संभावनाओं को जो है हकीकत में बदलने की जरूरत है। और शायद अभी भाषा कला अकादमी हो या अकादमिक संस्थान हो या गवर्नमेंट हो, वो इस तरफ ध्यान दे रही है और हमें उनके प्रयासों को भी जो है सराहना होगा। हाँ, उन्हें जहाँ पे दिशा की जरूरत पड़ेगी, जो अच्छे कलाकार यहाँ पे हैं उनका सहयोग लेना होगा और उनसे सलाह मशवरा करना होगा। लेकिन फिर से वही है कि नई संभावनाएं तलाशनी होगी, नए रास्ते तलाशने होंगे, नए रास्तों पे चलना होगा। सिर्फ आप कहें कि मिनिएचर को कॉपी करके उनको ट्रेसिंग करके उसी को जो है आप करते रहेंगे, वो उसका भविष्य नहीं है, उसका आगे कोई भविष्य नहीं है। और नया कंटेम्प्रेरी, जैसे आज आज हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बदल गया है, उसके हिसाब से हमारा काम होगा। नया काम जो है उसमें बच्चे जो है, जो नई जनरेशन है, उसकी भूख अलग होती है। उसकी भूख को पूरा करने के लिए सही दिशा में लेके जाना होगा। नई शिक्षा पद्धति में हर प्रोफेशनल कोर्सेज में गवर्नमेंट द्वारा आर्ट और म्यूजिक को कंपलसरी या फिर एक सब्जेक्ट बना दिया है। तो इससे शिक्षा में क्या बदलाव आएंगे या स्टूडेंट्स के स्किल्स में क्या मीन्स हम डिफरेंस महसूस करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई कि हमें हर प्रोफेशनल कोर्स में ये 2 सब्जेक्ट्स हमें लाने की ज़रूरत पड़ गई? साल से बोल रहा हूँ कि कला शिक्षा और संगीत ये कोई अलग नहीं है, और कला शिक्षा हर विषय में जरूरी। क्यों जरूरी है? एक तो आज का जो दौर चल रहा है उसमें स्ट्रेस लेवल इतना अधिक है, माने स्टूडेंट्स के ऊपर बोझ इतना है। अगर साइंस का स्टूडेंट है तो एक ही चीज़ों में लगा हुआ है, पढ़ रहा है, किताबी कीड़े की तरह चल रहा है, भले ही उसकी नॉलेज कैसी हो, किस तरह से हो। स्ट्रेस है, उसके चलते ना वो और कुछ देख पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। अभी गवर्नमेंट ने जो शुरुआत से लेके शिक्षा में कला या संगीत, इन दोनों में से एक को चुनना होगा आपको, एक को अपनी लाइफ के साथ जो है वो जोड़े रखना होगा। तो ये एक नया मैं जिस बात को 20 साल से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट शायद आज समझी है। मैंने कॉलेज लेवल पे भी उसने, वो चाहे साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का हो, उसके लिए जरूरी किया है कि एक सब्जेक्ट कला या संगीत में से वो एक सब्जेक्ट जो है वो जरूर रखेगा, उसके बिना नहीं होगा। और नई कला नीति, मैंने उसमें संगीत और कला को ऐड करके जो किया गया है, जो मिलाया गया है, ये बहुत ही अच्छे प्रयास है। और इसके आने वाले समय में
जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही खरे होने वाले हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर से तनाव जो है वो कम रहेगा, कम होगा। और आप खुद देखिए, हम लोग कलाकार हैं, रंगों के साथ जो खेलता है, नेचर ने इतने रंग दिए हैं और कलाकार भी रंगों के साथ ही खेलते हैं, इसीलिए वो तनाव मुक्त रहता है ज्यादा। मैंने अपने कैरियर में किसी कलाकार को तनाव मुक्त नहीं देखा है उस तरह से। वो और कुछ ना करे, कागज पे, कैनवस पे, कहीं पे भी रंग फैला देता है, तो उसके अंदर का एक जो बचपन है वो फिर से जवान हो जाता है। एक छोटे बच्चे को आप देखेंगे तो कैसे वो दीवार पे पेंसिल से, किसी भी चीज से जो है रंग देगा और बड़ा खुश होगा। और ये स्थिति, मनोस्थिति जो है वो सबकी एक जैसी है, सबको, सबके बीच में एक बचपना रहता है। तो कला की जो कला का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। मैं बार बार कहता हूँ कि हिस्ट्री जो है वो कलाकार लिखते हैं। आप अजंता को देख लीजिए, आप एलोरा को देख लीजिए, अगर कलाकारों ने वो नहीं किया होता तो आज कहाँ से देश की हिस्ट्री हम लाते, कहाँ से उसे करते। आप भीमबेडिका की गुफाओं को देख लीजिए, जो हमारे हरिभाऊ अकनकर जी ने खोजी थी। तो हिमाचल में भी इस तरह की शायद नई खोजें करने की भी जरूरत होगी। यहाँ बहुत कुछ है। मैं बीच बीच में बाहर निकलता हूँ, गांव में जाता हूँ, देखता हूँ कि बच्चे रेत पे भी चीजें उकेर रहे होते हैं। तो संभावनाएं अपार हैं, लेकिन उनको दिशा तो देनी पड़ेगी ना। हमें एक कुम्हार घड़े को बनाता है तो मिट्टी है, मिट्टी को दिशा देता है तो घड़ा बनता है ना। तो वही हाल यहाँ पे है। और जो भविष्य है हिमाचल में कलाकारों का या कला का, वो तो मुझे बहुत उज्जवल दिख रहा है। उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, क्योंकि मैं एक साल से यहाँ जिस तरह से देख रहा हूँ लोगों के अंदर, हमें देख के भी जो उत्साह है, उसी से पता चलता है कि कला तो इनके अंदर कूट कूट के भरी है, सिर्फ निकालने की जरूरत है और सही दिशा देने की जरूरत है। तो ये पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों के साथ, दुनिया के कलाकारों के साथ कम्पीट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब हम मिनिएचर शैली या लघु चित्रकला के बारे में बात करते हैं, तो आज की स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी ऑथेंटिसिटी या फिर शुद्धता कम होती जा रही है। क्योंकि कई जो आज की जनरेशन है वो तो कंटेम्प्रेरी या समकालीन विषयों में बहुत रुचि लेगी, बट कहीं ना कहीं कुछ कलाकार अभी भी मिनिएचर या लघु चित्रकला में विश्वास रखते हैं या फिर उनमें अपना हाथ आजमाते हैं। पर उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि वो अपनी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखें? एवं हम अगर हिमाचल के कुछ मंदिरों में देखें तो वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स, फ्रेस्कोस पुरानी चित्रकला के हिसाब से बनाई जाती थी, जो अभी हमें दिखाई नहीं देती। हिमाचल के प्रेजेंट जो भी माहौल है उसमें ये कोई कलाकार आगे आ नहीं रहा। तो हम उनको कैसे उनको आगे इमर्ज करें कि वो आगे जाके इस कला में रुचि लें? बात पहले भी कह रहा था कि आर्टिस्ट के लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है। पूरी 100% उसको अपना देना होगा। जब हम मिनिएचर की बात करते हैं तो 2 स्कूल ही प्रोमिनेंट रहे पूरे भारत में, पूरे विश्व में मिनिएचर के। या तो राजस्थानी स्कूल था या पहाड़ी स्कूल था। और पहाड़ी स्कूल में जम्मू कश्मीर में बसोली या यहाँ पे कांगड़ा, गुलेर, ये सारे जो है जितने भी पहाड़ी स्कूल हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट थे। और क्यों इम्पोर्टेंट थे? क्योंकि उन कलाकारों की डेडिकेशन जो थी वो 100% थी। वो काम चलाऊ कला नहीं करते थे। आप देखिए जितने भी स्कूल हैं उसमें अगर कृष्ण बनाए गए हैं तो सब कृष्ण की शक्ल जो है या राधा जी की शक्ल जो है वो एक जैसी नहीं। कांगड़ा की राधा
और कांगड़ा के कृष्ण अलग हैं, बसोली के राधा कृष्ण अलग हैं, गुलेर के राधा कृष्ण अलग हैं। इवन इन सब के सब्जेक्ट्स भी जो है वो अलग रहे हैं। कोई स्कूल जो है वो रामायण को लेके काम कर रहा है, कोई स्कूल जो है गीत गोविंद को लेके काम कर रहा है, कोई स्कूल प्योरली जो हमारा महाभारत लिखी गई है या जो गीत गोविंद में है उनके बेस पे काम कर रहा है। लेकिन आर्टिस्ट की अपनी आइडेंटिटी वहां दिखती थी। क्यों? क्योंकि अब मैं अगर राधा को इमेजिन करता हूँ, राधा तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं जिस राधा को इमेजिन कर रहा हूँ मैं उसी को बनाऊंगा ना। मेरी राधा उधार की नहीं हो सकती ना। तो ऐसे ही आज के कलाकारों को भी उधार की राधा लेने की जरूरत नहीं है, उधार के कृष्ण लेने की जरूरत नहीं है। आप अंदर से निकालो। आप अगर ध्यान देंगे उस पर पूरी तरह से, आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे, तो आपकी जो सोच की राधा है, आपकी जो सोच के कृष्ण है, जो आपकी सोच के राम है, वो अंदर से निकलेंगे, आएंगे। लेकिन उतना दो तो सही। जब मैं कहता हूँ कि मिनिएचर पेंटिंग अपने आप में एक साइंस थी, अब कांगड़ा की पेंटिंग देखिए आप, उन्होंने जूत के मुताबिक जो है स्काई को कभी ज्यादा किया, कभी कम किया। जब ज्यादा चीजें दिखानी, नदी भी दिखानी है, पेड़ भी दिखानी है, राधा कृष्ण भी दिखाने हैं, गाय भी दिखानी है, पहाड़ भी दिखाना है और मकान भी दिखाने हैं, तो स्काई छोटा हो गया। जब नेचर को ज्यादा दिखाना है तो स्काई बड़ा हो गया, स्काई की लाइन नीचे आ गई। तो आज का आर्टिस्ट क्यों नहीं सोचता है कि उसे जूत के मुताबिक, अपनी जूत के मुताबिक करना हो? ट्रेसिंग से बाहर निकलेंगे तभी तो सोचेंगे ना। बना बनाया फॉर्मेट है एक, उसको लेके वो रंग भरते रहेंगे तो तब नहीं होगा। तब संभावनाएं आपकी जो है वो छोटी होती जाएंगी, संभावनाओं को बड़ा करने की जरूरत है। और जो बात हम कर रहे हैं कि इसके फ्रेस्कोस की, सब्जेक्ट वही थे, तरीका भी बनाने का लगभग वही था, लेकिन दीवार पे बनाना है। तो मैं कला भाषा और सांस्कृतिक अकादमी को मैं आग्रह करूंगा कि वो एक छोटा मोटा स्कूल जो है फ्रेस्को पेंटिंग का करें, ताकि उनके कुछ कलाकार फ्रेस्को के लिए अगर तैयार होंगे तो जो भी हमारे नए मंदिर बन रहे हैं कुछ हैं तो वहाँ पे वो फ्रेस्को की जाए, तो ये बहुत अच्छा प्रयास होगा और कलाकारों के लिए एक नई दिशा मिलने की होगी और संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। और मैं कलाकारों से आग्रह करूंगा कि वो इस मिनिएचर को जितनी प्योरिटी से करेंगे उनका उतना ही ज्यादा लाभ होगा। पुराने समय में मिनिएचर के कलाकारों ने एक एक सिंगल हेयर के ब्रश से हेयर बनाए हैं, सिंगल सिंगल स्ट्रोक से। अब पूरा काला रंग कर दो, दो चार वो कर दो, उससे बाल लिखेंगे तो वो डिटेल नहीं है ना, वो मजा नहीं है। अगर मिनिएचर करनी है तो पूरी तरह से, और मिनिएचर आज के संदर्भ में आज के सब्जेक्ट्स को लेके भी हो सकती है। मिनिएचर ने कितने आर्टिस्ट हैं जिनको इंस्पायर किया है, एक नहीं है। मैं अगर बोलना शुरू करूं तो कई आर्टिस्ट हैं। जब हम गगनेंद्र नाथ टैगोर की बात करते हैं तो फॉर्मेट उनका मिनिएचर रहा, लेकिन उस समय के सब्जेक्ट उनके कंटेम्पररी रहे। मैं गुलाम मोहम्मद शेख बड़ौदा के डीन रह चुके हैं, उनकी बात करूं, उनका आज का जो समकालीन काम था वो सारा का सारा मिनिएचर पे बेस्ड था पूरा, और वो कहां से कहां उसको लेके गए। मैं शैल चोयल की बात करूं तो ऑयल कलर में बड़े फॉर्मेट पे कैनवस पे 10-10 फुट के कैनवस है, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन जो है वो मिनिएचर से आती है। इंस्पिरेशन कोई आज के मॉडर्निटी को लेके नहीं है, मॉडर्न सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो जो उनको दिशा मिलती थी वो आज आके जो है दिशा इसी से मिलती थी, मिनिएचर से मिलती थी। भूपेन खक्खर के बहुत सारे काम हैं जो मिनिएचर से इंस्पायर है। यहाँ देश में कलाकार भरे पड़े हैं जिन्होंने मिनिएचर को एक अपना सब्जेक्ट बना के एक जैसे हम कहें कि कंटेम्पररी आज की समकालीन कला में पूरी तरह से किया है।
मिनिएचर आर्टिस्टों को भी सिर्फ वहां तक नहीं, नए से निकलना होगा। मिनिएचर फॉर्मेट पे आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी का पोर्ट्रेट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा ना। अगर आगे जाना है तो इसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, तभी आपको नई दिशाएं मिलेंगी, तभी आप इस सृष्टि में कुछ नया कर पाएंगे और अपने नाम को बचा पाएंगे, अपने स्टेट के नाम को ऊंचा करेंगे, देश के नाम को ऊंचा करेंगे। सर तभी एक दौर शुरू हुआ है मिनिएचर से न्यू मिनिएचरिस्ट, कि हम मिनिएचर को किस तरह अलग तरह से देखें और एक अच्छा युग की स्थापना करें जिससे कि वो कंटेम्परेरी आर्ट शैली में बन जाए। मुझे अभी नाम एग्जैक्टली उनका याद नहीं है, लेकिन शायद दोनों सरदारनी हैं, वो दोनों मिलके एक फॉर्मेट पे काम करती। वो पेंटिंग दो नहीं है, बनाने वाली दो हैं, लेकिन पेंटिंग एक है, और मिनिएचर फॉर्मेट पे काम करती है सारा का सारा। मैंने नई दिशाएं खोजनी होंगी ना, खोजने से मिलेंगी। आप नई दिशाएं खोजोगे नहीं तो कहाँ से आप दिशाएं पाओगे? जरूरत है खोजने की। यहाँ मैंने ये किसी ने सोचा था कि एक पेंटिंग पे दो लोग काम करेंगे। अब अगर इसको हम उस तरह से देखें तो ये प्रयास पहले भी हो चुके हैं। मुगल समय में एक पेंटिंग पे 4-4, 5-5 लोगों ने काम किए। जो जिसका एक्सपर्ट था वो बनाता था। जो पक्षियों का एक्सपर्ट था वो पक्षी बनाता था, जो महलों का एक्सपर्ट था वो महल बनाता था, जो इंसान बनाने में एक्सपर्ट था वो इंसान बनाता था, ह्यूमन फिगर्स बनाता था। उसके बावजूद भी ये जो दो स्कूल थे, राजस्थान और पहाड़ी, इसमें भी दो स्कूल, दोनों जगहों पे एक एक स्कूल बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा। किशनगढ़ देखिए आप, किशनगढ़ की बनी ठनी जो है वो पूरी दुनिया में छा गई। यहाँ की कांगड़ा की इतनी सॉफ्ट मिनिएचर, वो ट्री हो उसकी फॉर्म अपनी है। वो फॉर्म जो राजस्थानी स्कूल के ट्रीज हो या मुगल के हो उनसे नहीं मिलती। ये कलाकारों की खोज थी जिन्होंने उन ट्रीज को उतना सुंदर उस तरीके से बनाया। वो फिगर्स की बात अलग थी। अगर आप कोई पेंटिंग देखते हैं जिसमें कृष्ण जो है गायों के झुंड को लेके जा रहे हैं, तो वो गाय सारी की सारी हर आर्टिस्ट की अलग है, इंडिविजुअल है, और वो इतनी सॉफ्ट है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो कलाकारों ने इतना कुछ किया, पिछले कलाकारों ने, उससे इंस्पिरेशन लेके हम आगे का जो आगे का समय जो है उसे तय कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ नया कर सकते हैं। और जब आपका इतिहास इतना समृद्ध हो, आपका पुरातन इतना समृद्ध हो, तो जो आपका नया है उसको तो समृद्ध होना ही चाहिए ना। उससे तो पीछे नहीं जा सकते, हमें उससे आगे जाना है। और मिलजुल के प्रयास करेंगे हिमाचल में सब लोग, तो डेफिनेटली संभावनाएं अपार है, दिशा देने की जरूरत। सर शिक्षा पद्धति में जब हम ये ड्राइंग कोर्सेज या पेंटिंग कोर्सेज की बात करते हैं तो अक्सर हमें, जब हम मास्टर डिग्री लेते हैं तो कहीं जगह पे एमए पेंटिंग होती है, कई जगह पे एमएफए पेंटिंग। तो मीन्स इन दोनों की डिग्रीज की मान्यता एक जैसी है, पर इसके क्या दुष्परिणाम है कि जो हमें आगे जाके जो एमए पेंटिंग जिसने की है, जिसने एमएफए पेंटिंग की है, उनमें क्या फर्क है और उनके क्या दुष्परिणाम है? तो आने वाले समय में मुझे लगता है इस पे भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। एमएफए एक प्रोफेशनल कोर्स है, जो आप फर्स्ट ईयर से, जो 4 साल की डिग्री है, जो पहले साल में बच्चा आता है, वो पूरी तरह से चित्रकला करने में ही समय बिताता है। अगर चित्रकला में आया चित्रकला, मूर्तिकला में आया तो पूरा समय मूर्तिकला में बिताएगा। 1 साल के फाउंडेशन कोर्स के बाद जो 3 साल है वो पूरे के पूरे उस पर
लगाएगा। जब हम एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करते हैं, वहां एक सब्जेक्ट है ना, बीए में एक सब्जेक्ट ले लिया आपने, आप बीए हैं, आप बीएफए नहीं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स नहीं, आप बैचलर इन आर्ट्स है। वो जनरल पद्धति है। फिर आप एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग कर लेते हैं। एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग और एमएफए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब एमएफए के लिए आपको एस्थेटिक पढ़ना है, आपको आर्ट हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़नी है, आज के बारे में जानना है, सब कुछ। एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में तो इतना नहीं। मैंने बहुत सारे, हाँ, कुछ अपवाद है, कुछ आर्टिस्ट एमए करके भी जो है वो आज के जो कलाकार हैं उनसे compete करते हैं, लेकिन धीरे धीरे संभावनाएं जो हैं वो छोटी होती जा रही हैं एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए। अभी मुझे मैंने यहाँ ये विषय चर्चा करने का वो है नहीं, लेकिन फिर भी बताना होगा। बहुत सारे फोन आते हैं कि सर हमें वो फाइन आर्ट्स में पूरी तरह से आना है, तो अब बीएफए करें। रिसर्च करके बैठे हुए लोग अब बीएफए करने की बात कर रहे हैं कि हमारी बीएफए नहीं है इसलिए हमें जॉब नहीं मिलता। तो सारे चीजें जॉब ओरिएंटेड नहीं है। अगर आपके अंदर करने की इच्छा शक्ति है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन संभावनाएं कम होती जा रही है। अब इसका सीसीआरटी का जो स्कॉलरशिप मिलते हैं यंग टैलेंट के या किसी को, खासकर जो 25 साल के नीचे नीचे जिसको मिलता है, उसमें उन्होंने बीएफए कंपलसरी की हुई है। अगर आप बीए या एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग लेके जा रहे हैं और 25 से नीचे, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलना है क्योंकि आप उनके उस सिस्टम के अंदर नहीं आते। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये स्पेशलाइजेशन पे ही जोर होगा। आगे का समय वैसे भी स्पेशलाइजेशन का है, बहुत ज्यादा है। अब एक बीए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में करके किसी बड़े कला संस्थान से निकले हुए कलाकार के साथ compete करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बड़ौदा से जो निकला है उसके साथ कैसे करोगे आप? शांति निकेतन से निकला है, दिल्ली आर्ट कॉलेज से निकला है, जेजे से निकला है, ये प्रोफेशनल कॉलेज है पूरे। मुझे लगता है कि ये पता नहीं कैसे राजस्थान या यूपी से ये स्टार्ट हुआ है, बंगाल में या महाराष्ट्र में या गुजरात में एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग नाम की कोई चीज नहीं, बिल्कुल ही नहीं। पंजाब में भी एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग है। सर पूरे नॉर्थ इंडिया में ये एमए पेंटिंग कर सकते हैं बीए के बाद। हुआ, लेकिन ये हानिकारक है, ये हानिकारक है और कलाकारों को एक तरह से थोड़ा सा भटकते भी है उससे। सर ये अवेयरनेस की जरूरत है इस चीज पूरा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जिन कॉलेजेस में ये है उनको अपने सिस्टम को थोड़ा बदलना होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज में भी जो है उनको भी थोड़ा सा बदलना होगा, नहीं तो compete करना मुश्किल हो जाएगा दूसरे उनसे। लेकिन कुछ कलाकार निकल जाते हैं, वो तो जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है उसको तो किसी डिग्री की जरूरत भी नहीं है। आप अगर कुछ बड़े कलाकारों को देखें, कृष्ण खन्ना को देख लीजिए, कोई डिग्री नहीं है उसके पास आर्ट की। सुधीर पटवर्धन को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे बंगाल में भी हैं, यहाँ भी हैं। लेकिन हाँ, मैंने अगर आप जॉब की भी बात करते हैं तो प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत तो है, उसके बिना तो चलेगा नहीं ना। तो मैंने इन सबको जो है इस अच्छे प्रयासों के लिए बधाई भी देता हूँ, क्योंकि अच्छे प्रयास है। देखो, इस तरह की डिस्कशंस जो है वो दिशा निर्धारित करने के लिए बहुत जरूरी है। एक नई दिशा निकालने के लिए, एक नई पीढ़ी को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए ये प्रयास हमें लगातार करने होंगे कि कहाँ पे इनको हम लेके जाएं। दिशाएं तो तभी निर्धारित होंगी ना
अगर कुछ अच्छे लोग इकट्ठे बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे कि आगे संभावनाएं जो है कैसी नई संभावनाएं निकालनी होगी। पर अच्छा है कि प्रयास शुरू हो गए हैं और उसके परिणाम अच्छे निकलने वाले हैं, ये मैं जानता हूँ। सर, समकालीन कला और कंटेम्प्रेरी आर्ट, ये जो आम लोग हैं उनके समझ से थोड़ी सी बाहर है। वो इन चीजों को कैसे अपने लाइफ में उतारे या पेंटिंग को कैसे देखें। रामिया जी, ये जो नई कला शिक्षा नीति है, ये उसी तरफ एक प्रयास है कि जब आपका एक स्टूडेंट, वो चाहे साइंस से हो चाहे आर्ट से हो, वो संगीत या आर्ट लेगा तो उसकी कला की समझ बढ़ेगी ही। और रही बात कला को समझाने की, जो लोग हैं उनको अपना स्तर ऊंचा करना होगा, उन्हें खुद को ऊपर उठाना होगा समझने के लिए। अगर हम बात करें 200 साल पहले की, जब मिनिएचर हुई, तब क्या इन लोगों को मिनिएचर समझ में आती थी? 200 साल लगे इनको मिनिएचर समझने में। तो आम आदमी जो है वो बेचारा दाल रोटी से ही बाहर नहीं निकलता, घर की जरूरतों से ही बाहर नहीं निकलता। उसके लिए आर्ट दूसरी तरह का है। हाँ, कला की जरूरत हर एक को है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जरूरत नहीं है। और वो अपनी जरूरतें पूरी कैसे करता है, आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको कैलेंडर मिल जाएगा, हर एक के घर में कैलेंडर मिल जाएगा और वो अच्छा कैलेंडर ढूंढ के लाएगा। कोई अपने घर में बड़ा सा पोस्टर अपने ड्राइंग रूम में लगवा देगा, किसी लैंडस्केप का, किसी का। वो कला की भूख ही है जिसको वो शांत करता है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनमें जिज्ञासा ज्यादा है और वो आपके पास आते हैं और वो पूछते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझाएंगे। हम उनको समझाते भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो विजुअल आर्ट जिसे हम बोलते हैं, चित्रकला हो, कुछ हो, ये आंखों से पढ़ने वाली भाषा है। ये आंखों को सेटिस्फाई करती है, ये कहानी नहीं है। जो लोग इसमें कहानी ढूंढते हैं, ठीक है, कहानी को कहानी की तरह पढ़ो, चित्र को चित्र की तरह देखो, तब आपको उसमें कुछ मिलेगा ना। आप कहानी को चित्र की तरह देखोगे और चित्र को कहानी की तरह पढ़ना चाहोगे तो ये तो संभव नहीं है ना। तो मैंने, अब आपके पास घर में फ्रिज है, एसी है, उसे आप इंजॉय कर रहे हो, ठंडा पानी पी रहे हो, उसकी वो कहानी जानने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना, ये बना कैसे था एसी। वो भाई साइंटिस्ट ने बनाया है, साइंटिस्ट का आविष्कार है वो। और चित्रकार का आविष्कार क्या है? वो उसकी वो पेंटिंग है, उसका चित्र है जिसमें वो बहुत कुछ दे रहा है। और कलाकार को हमेशा आगे का सोचना होता है। अगर एलोरा टेम्पल, जिसे आज भी लोग जो है सोचते हैं बनाया कैसे कलाकार ने, एक पत्थर से कैसे काटा, ऊपर से काटते हुए नीचे आए, नीचे से काटते हुए अंदर से ऊपर गए, कैसे सोचा। तो उन कलाकारों की सोच देखिए कि कितने सौ साल, 500 साल पुराना होगा वो, इतने 100 साल पहले उसने ऐसा कैसे सोच लिया। हा? आज भी हम उसे देख के विस्मित होते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कैसा था। और विदेशी कहते हैं कि एलियंस ने बनाया है। एक दिन में अगर इतना पत्थर काटते थे तो कटा हुआ पत्थर फेंकते कहाँ थे? इसको तो इतने साल लगने चाहिए। ना कोई क्रेन्स थी, ना कोई कुछ था। लेकिन कलाकार का दिमाग अलग होता है, वो चीजें अलग तरीके से सोचता है, कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकाल ही लेता है। और वो ये नहीं देखता कि ये मैं सिर्फ अपने लिए करूं या आज के लिए करूं। वो आगे आने वाले सैकड़ों वर्षों की सोचता है। आज अगर हम भीमबेटका की गुफाओं की जब बात करते हैं, जिसने हमारे इतिहास को क्या, हमारे जीवन को करीब 10,000 से 40,000 साल पहले पीछे लेके गए, उस वक्त भी उन्होंने ऐसा सोचा ना कलाकारों ने कि इनमें कैसे रंग किए जाएं जो आने वाले समय तक भी रहें।
उन लकीरों के रंग आज भी मिटे नहीं है। तो कलाकार की सोच तो बड़ी दूर तक जानी चाहिए, और आज भी उसे दूर तक ही जाना होगा, तभी वो इतिहास बना पाएगा। नहीं तो इतिहास कैसे बने? और ये हिमाचल के आज के कलाकारों को सोचना होगा कि एक नया इतिहास रचना है, हिमाचल के लिए एक नया इतिहास रचना है, अपने लिए एक नया इतिहास रचना है, कि आपका भी गुणगान हो आपके किए हुए कार्य का, और जिस जगह आप पैदा हुए हैं आपके साथ उसका भी नाम होगा, उसका भी गुणगान होगा, कि इस छोटे से शहर से ये कलाकार निकल के कहाँ तक पहुंच गया। भाई क्या करता है वो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन कुछ करता वो अलग है जो हमें आज भी समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ तो है जो उसे दुनिया जो है अपने सर पे बिठाती है। ये कलाकार की महिमा है। तो उतनी डिटर्मिनेशन तो आप में होनी चाहिए, तभी तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। बस। सर बड़ौदा और बड़ौदा और शांति शांति निकेतन निकेतन जैसे जैसे जो जो आर्ट आर्ट स्कूल हैं, उन्होंने कई उन्होंने कलाकार कई कलाकार पैदा किए हैं। पैदा किए हैं। वहां से वहां से एक आम आदमी अंदर जाता है, अंदर जाता कलाकार बन के बाहर आता है। देखिए, और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस एक तरह से विरोध में खड़े हुए थे, अंग्रेजों के विरोध में। ठीक है, शांति निकेतन को रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया, और जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कलकत्ता था उसके विरोध में बनाया, कि वो पश्चिमी पद्धति सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे हिंदुस्तानी पद्धति सिखाएंगे। जब मैं कह रहा हूं कि टेम्परा मिनिएचर से शांति निकेतन ने टेम्परा ले लिया, तकनीक ले ली, और तकनीक के अंदर जो है वो मॉडर्निटी जोड़ दी। सब्जेक्ट उनके मॉडर्न है, टेक्निक उनकी एंशिएंट है। फ्रेस्कोस किए उन्होंने मैंने अलग अलग मीडियम से म्यूरल्स किए। और जब हम कलाकारों की बात करते हैं तो शुरुआत का दौर जो है वो इन दो कॉलेजेस का रहा है, जिसने हजारों कलाकार पैदा किए, और बड़े बड़े कलाकार पैदा किए, जिन्होंने इस देश में कला की एक दिशा तय की। तो मेरा तो पता नहीं मैं यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितनी देर रहूं, क्योंकि 4 साल का तो मेरा टर्म है। उसके बाद नई जनरेशन जो है, जो यंग जनरेशन है, उसको इसे एक नई दिशा देनी होगी। और जो काम उन्होंने किया है बड़ौदा और शांति निकेतन के विद्यालयों में, वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स है, इसे करना होगा। नॉर्थ में एक वैक्यूम है और बड़ा बनने की संभावनाएं हैं, और हिमाचल से ये शुरुआत हो रही है, तो ये बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे हम इसे जो है अग्रिम श्रेणी में जाके खड़ा करें। सर आपका सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। तो मैं हमेशा बेशक बेशक ये केंद्रीय ये विश्वविद्यालय में हम ऐसा स्कूल बनाने की हम करने की योजना बनाएंगे। मैं सिर्फ इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के कलाकारों की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ पूरे हिमाचल में एक जागृति जो है वो करने का हमें काम करना होगा, ताकि जहाँ पे भी कोई भटके हुए हैं कलाकार या कुछ, उनको सही दिशाएं जो है वो हमें करनी होगी, उनको दिखानी होगी, और इसे एक ऊंचाई पे लेके जाना होगा। ये हम लोगों का लक्ष्य रहेगा, और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको उसके साथ जो उनको जब भी हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े हुए दिखेंगे। सर हिमाचल के ऊपर के कलाकारों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? अपने एक्सपीरियंस से क्या आपको उनको प्रेरणा देना चाहेंगे? कला जो है वो पूरी तरह से प्योरिटी से होती है। जब तक उसमें प्योरिटी नहीं होगी, प्योर कला होगी नहीं। तो मैं यही दिशा दूंगा कि कलाकार जो है, देखो कलाकार तब कलाकार बनता है उसमें मजदूर की तरह मेहनत करने की क्षमता हो, साइंटिस्ट की तरह सोचने की क्षमता हो, ठीक? तब जाके इसका ब्रेन का और हैंड्स का, ब्रेन आईज और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, तो वो उतना बड़ा बनेगा।
अगर इन तीनों में कहीं कमी रह जाएगी। और डिटर्मिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरत है, आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपको उतना डिटरमाइंड होना पड़ेगा। कम स्किल भी आपको बड़ी दूर तक लेके जाते हैं अगर आप में डिटर्मिनेशन है। और उसके एग्जाम्पल्स आप विदेशों में भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। वैन गॉग कोई उतना स्किलफुल आर्टिस्ट नहीं था, उसे अपने समय में दुत्कारा गया कि आता नहीं, ड्राइंग नहीं आती, ये नहीं आती, लेकिन आज म्यूजियम जो है उसके काम के लिए तरसते हैं। आप कभी कभी अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना लेते हैं, और वो बनती है आपकी डिटर्मिनेशन से, आपके आत्मविश्वास से। जितना अधिक आत्मविश्वास होगा उतनी दूर तक आप जाएंगे, और ईमानदारी से रहेंगे तो बहुत दूर जाएंगे। यही मैं उनको कहूंगा कि अपने आप के साथ ईमानदार रहें, डिटर्मिनेशन जो है रखें जिनको दूर जाना है। और अपने स्किल को, मैं जब स्किल बोलता हूँ तो सिर्फ ड्राइंग की बात नहीं करता हूँ, कंपोजिशन स्किल है, कलर का, रंगों की जो संभावनाएं हैं, जो उनका संयोजन है। ये बहुत सारे कलाकार रंगों से कंफ्यूज हो जाते हैं और मोनोक्रोम जैसा करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप अपना इतिहास देखिए, अपनी पुरानी मिनिएचर्स देखिए, उनके कॉम्बिनेशन देखिए। बसोली की मिनिएचर के रंग जो है, दुनिया में उससे अच्छे रंग शायद ही किसी ने लगाए हों। कितने चटक रंग, और वो भी आपको चुभते नहीं। और उसके कंपैरिजन में सारे इसके कांगड़ा के जो मिनिएचर के रंग है वो एक अलग ही भाषा बोलते हैं। ये कलाकारों को इस पे ध्यान देना होगा, बड़ी दूर तक जा सकते हैं। संभावनाएं अपार है, सिर्फ दिशा निर्धारण करने की जरूरत है, अपने आप को फोकस करने की जरूरत है। तो आर्टिस्ट के लिए और साइंटिस्ट के लिए स्काई इज द लिमिट, उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। जितना आप उड़ सकते हैं उतना उड़िए, जितने बड़े सपने देख सकते हैं उतने बड़े सपने देखेंगे तो बड़े सपने पूरे होंगे। आप सपने ही छोटे देखेंगे, कहाँ से पूरे करेंगे। तो मैं हिमाचल प्रदेश के सभी कलाकारों को जो है आने वाले समय में चाहता हूँ कि बड़ी दूर तक जाएं। अगर किसी को मेरी किसी सलाह की भी जरूरत हो या कहीं पे, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। भाषा कला अकादमी की जिम्मेवारियां आगे आके और बढ़ने वाली हैं। तो इनके कंधों पे जो है ज्यादा जिम्मेवारियां रहेंगी, तो इनको आगे ज्यादा करना होगा। हमारी जहाँ इनको जरूरत होगी, डेफिनेटली हम जो है इनके साथ, हम इनसे बिल्कुल। धन्यवाद 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 सर। धन्यवाद सर। आपने इस चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था कि आज के दौर में कला कहाँ जा रही है। हिमाचली कला जो कि बहुत सुनहरे पल जिनके पास, जिनका बड़ा सुनहरा है, और आज के दौर में ये कला का बहुत पतन हो रहा है। तो आज से ये चीज मीन्स ये चर्चा का विषय, हमें चर्चा करते रहना चाहिए इन विषयों पर, जिससे कि जो आने वाले आर्टिस्ट है वो अवेयर होते रहे कि अगर हमने प्रोफेशनल कोर्सेज भी करने हैं तो किस तरीके से करने हैं, और अपनी मिनिएचर शैली से मोटिवेशन लेके आपने कैसे आगे बढ़ना है। देखो, हिमाचल में कलाओं की कोई कमी रही है क्या? यहाँ देवी देवता हो, कुछ हो, लकड़ी का इतना काम होता था, कोई कम काम नहीं होता था। मैंने जो इमेजेस यहाँ से इन्होंने कार्व की है, अनइमेजिनेबल है। मिनिएचर की तो बात ही आप छोड़ दें, स्वर्णिम युग उसे हम कहेंगे। तो उस स्वर्णिम युग को आज के दौर में फिर से अगर वापस लाना है तो कलाकारों की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी सबको, और सब मिलके करेंगे तो स्वर्णिम युग जो है वो फिर से आएगा। और शायद उसकी शुरुआत जो है जल्दी होने वाली है, उसके परिणाम भी
आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक नई दिशा की तरफ हम बढ़ चुके हैं और अब पीछे मुड़ के हमें देखना नहीं है, हमें आगे के समय के जो है स्वर्णिम बना। जरूर सर, जरूर धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आज की लिए। चर्चा के लिए। धन्यवाद। आज की आज की बातचीत का सिलसिला हम यही रोकते हैं, परंतु ये अंत परंतु नहीं ये है, अंत नहीं है, बल्कि एक बल्कि एक शुरुआत है, शुरुआत है जो कि कला जो से कि जुड़ कला से